प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखेंगे क्लास 9th का साइंस। इससे पहले मैं 2 पार्ट में वीडियो बना चुका हूं साइंस का। पहला चैप्टर का जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं यहाँ से पदार्थ की अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम था मेरा, केमिस्ट्री का चैप्टर है, विज्ञान के यानी कि साइंस का जो चैप्टर है पहला, उसका नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। और ये चैप्टर केमिस्ट्री का है यानी कि रसायन विज्ञान का है। चलिए, तो स्टार्ट होता है पार्ट 3 से। पार्ट 3 में हम लोग पहले इसके इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य को समझेंगे, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर चुकी थी, आपको नॉलेज भी होगा यदि आप वीडियो देखे होंगे। और यदि इससे पहले का पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सभी वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आएगा बट उस तरह से नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले कि पदार्थ की अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जी हाँ, जब हम किसी पदार्थ पर, जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्था पर यानी कि जब पदार्थ को गर्म किया जाता है ना, तो गर्म होने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि पहले जिस अवस्था में वो थी उस अवस्था में अब वो ना रहकर उसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई। आइए जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जी हाँ, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है। चाहे वो ठोस हो या वो द्रव हो या फिर वो क्यों ना गैस हो, है ना। तो पदार्थ की अवस्था जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पदार्थ को हम जैसे ही गर्म करते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि पूर्व की अवस्था में वो अब नहीं रहा, अब वो एक नया अवस्था ले लिया, है ना। चलिए देखिए आगे क्या कहता है कि गर्म होने पर ये ठोस से क्या बन जाती है, द्रव, और द्रव से गैस बन जाते हैं, ठीक है ना। जब भी हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो यदि वो ठोस अवस्था में है तो ठोस से क्या बन गया, द्रव, और द्रव से फिर क्या बनता है, गैस। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप देखे होंगे बर्फ़ का टुकड़ा वो किस अवस्था में रहता है, वो ठोस अवस्था में रहता है ना। जब हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जब हम पानी को जब उसमें ठंडा करने के लिए देते हैं तो काफ़ी देर तक अगर ठंडा ही छोड़ दें तो फिर वो क्या होता है, वो बिल्कुल जम जाती है, जम करके बर्फ़ बन जाती है। तो बर्फ़ का टुकड़ा को यदि हम क्या करें, उसको गर्म किया जाए, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा ठोस अवस्था में है, यदि उसको गर्म किया जाए, यानी जैसे ही हम लोग रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, है ना, यानी फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही वायुमंडल में आता है वो, तो हमारे जो कमरे का जो तापमान होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर गर्म का प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में क्या होती है, वो बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बर्फ़ में उसमें ऊष्मा का प्रभाव पड़ा, यानी ताप का प्रभाव पड़ा, और क्या हो गया, वो धीरे धीरे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते जा रहा है। और जैसे ही वो बिल्कुल द्रव अवस्था में यानी कि बिल्कुल पानी हो जाएगा वो, है ना, फिर से यदि उसके ऊपर ताप दिया जाए, आप देखे होंगे, है ना, जब पानी को गर्म हम लोग करते हैं तो गर्म करने के बाद भी वो क्या होता है, गैसीय अवस्था यानी भाप बनकर उड़ जाता है ना। तो वो भाप बनना ही क्या कहलाया, गैस कहलाया। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि किसी भी पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, यानी ताप उस पर दिया जाए तो फिर उसकी अवस्था बदल जाती है। तो देखा आपने, ये बर्फ़ के टुकड़े को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, ये फिर द्रव अवस्था से क्या हो गया, आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस फिर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए एक उदाहरण रखा कि बर्फ़ के टुकड़े को यदि तापमान पे रख दिया जाए तो क्या हो जाती है, वो द्रव में बदलती है और फिर द्रव से गैस में बदलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो डायरेक्टली क्या होता है,
सीधे ठोस से वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारे उदाहरण लेकर के मैं देखूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक कपूर का उदाहरण देना चाहूँगा। पूजे पाठ में यूज होता है कपूर, छोटे छोटे गोलियाँ आती है कपूर का, है ना। यदि आप उसको कमरे के तापमान पर छोड़ दोगे, खुले अगर छोड़ दो उसको, तो वो क्या हो जाती है सीधे, क्योंकि कपूर की जो गोलियाँ हैं वो क्या है, ठोस अवस्था में है। उसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे आप, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, गैस के रूप में उड़ जाएगी वो, है ना। बिना द्रव्य में बने हुए डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। तो गैस बनकर वो उड़ जाती है। और यदि उसको हम जला भी दें तो भी क्या होता है, यानी उसके ऊपर ताप दें तो क्या होता है, वो सीधे ठोस से गैस के अवस्था में बदल जाती है। तो और भी कुछ उदाहरण है, मैंने आपको एक समझने के लिए एक उदाहरण रखा फिलहाल अभी। आइए देखते हैं आगे। तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव कैसे होता है। यदि पदार्थ पे ताप का प्रभाव पड़े तो उसकी अवस्था में क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं ना। ये शब्दों से ही पता चल रहा है कि गलनांक यानी कि पदार्थों का गलना ही है ना, गलने की बात हो रही होगी। तो गलनांक के बारे में देखिए, समझते हैं कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। आप देखे होंगे, जैसे मैंने कुछ देर पहले बर्फ़ का टुकड़ा पे उदाहरण लेकर देखा था मैंने इसमें। तो बर्फ़ का टुकड़ा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे पिघल कर वो क्या बन गया, द्रव अवस्था में आ गया, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक को हम लोग द्रवनांक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई भी ठोस पदार्थ जब वो द्रव में जब पिघलना शुरू होता है तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ यही आपको समझना था कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे ही क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, जिसको हम लोग द्रव्यनांक भी कहते हैं। और बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए अब आता है एक संगलन, कि संगलन किसे कहते हैं। तो देखिए कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना, है ना, किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना या पिघलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, द्रवण या संगलन कहलाती है, ठीक है। जैसा कि आपको बार बार मैं एक बर्फ़ के टुकड़े पे उदाहरण लेकर बता रहा हूँ कि यदि बर्फ़ का टुकड़ा को देखे होंगे आप कि वो धीरे धीरे क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है ना। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। ये दोनों बात अलग अलग था। देखिए, गलनांक अलग चीज़ है और संगलन अलग चीज़ है। संगलन का अर्थ ये होता है कि जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाए, है ना, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। यानी ठोस द्रव्य बन गया तो ठोस से द्रव्य बन जाना, उसको हम लोग संगलन कहेंगे। और गलनांक ये होता है कि जिस तापमान पर ठोस वस्तु क्या हो, वो गलना शुरू हो जाए, यानी कि पिघलना शुरू हो जाए, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक और है बातें लिखी हुई कि गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा या छुपी हुई उष्मा। देखिए बातों से ही समझ में आ रहा है कि गुप्त उष्मा, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं उष्मा का प्रभाव तो उस पर पड़ता ही होगा, लेकिन गुप्त रूप से, है ना, प्रसुप्त उष्मा या फिर छुपी हुई उष्मा। आइए देखते हैं ये क्या होती है। तो देखिए, उष्मा की वह मात्रा जो बिना ताप परिवर्तन हुए किसी ठोस को द्रव में या किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए अवशोषित होती है या आवश्यक होती है, उसे ही हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए देखिए, अगला आपके सामने है संगलन की गुप्त उष्मा। देखिए इसे पता चल रहा है कि संगलन तो मैंने जाना कि किसी भी पदार्थ को यदि ठोस अवस्था में है, ठोस से द्रव अवस्था में आ गया, है ना, उसी को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। लेकिन वहाँ पे ये देखना है आपको कि ठोस से द्रव में बदलना, उसको क्या कहेंगे, संगलन कहते हैं। लेकिन उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्त उष्मा। इसका मतलब कि जब वो संगलन हो रहा है तो उसमें गुप्त उष्मा का भी बात हो रही है। देखिए कि वायुमंडल दाब पर
है ना, जो जनरली जो सामान्य रूप से जो वायुमंडल का दाब होता है ना, उस पे 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो हमारा जनरली यानी कि सामान्यतः जो भी हमारे वायुमंडल का दाब होता है, उसी दाब पर 1 केजी ठोस को यदि उसके गलनांक पर, जब 1 केजी ठोस हो तो उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ जब द्रव्य में बदलता है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा यदि द्रव्य में बदले तो कहीं ना कहीं उस पर तो ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उसमें जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना, बदलने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये भी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं, अगला है आपके सामने क्वथनांक। देखिए क्वथनांक किसे कहा जाता है, तो देखिए सामान्य वायुमंडल दाब पर, यानी जो जनरली सामान्य है ना, जो वायुमंडलीय दाब होता है उस पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है, और वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह इसका क्वथनांक कहलाता है। और पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है बिल्कुल गर्म होकर और वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पानी गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना शुरू कब से हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए तो वो धीरे धीरे वो क्या होंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं 100 डिग्री से ज़्यादा अगर हो जाए तो वो फिर गैसीय अवस्था रहेगी। ठीक है, यदि 200 डिग्री सेल्सियस कहा जाए कि पानी का क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए वो द्रव अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में, तो वो तो गैसीय अवस्था में रहेगी, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला। तो ये चीज़ें क्वथनांक के बारे में भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, है ना। क्वथनांक क्या कहलाती है कि कोई भी पदार्थ, जैसे कि अगर द्रव की बात किया जाए, है ना, द्रव को जब उबलने के लिए, जब वो उबलता है, गर्म होता है तो उबलता है, और एक समय होता है, धीरे धीरे उबलते उबलते एक टाइम आता है उसका, जो वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो वाष्प जहाँ पे बन रहा हो वहाँ तक समझ जाइए कि जब वाष्प बन करके वो गैस में परिवर्तन हुआ, यानी भाप बनकर वो उड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है। जब तक वाष्प ना बने तो समझ जाइए कि 100 डिग्री सेल्सियस से अभी कम ही वो गर्म हुआ है। चलिए अब आते हैं, देखिए और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, है ना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण अभी मैंने पढ़ा, वाष्पीकरण मतलब कि जल को यदि गर्म किया जाए तो धीरे धीरे वाष्प बन करके क्या होता है, वो गैस का रूप धारण ले लेता है ना, भाप बन के गैस का रूप धारण ले लेता है। तो देखिए इसी की हमको गुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी लेना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए, है ना, देखिए 1 केजी द्रव है, उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक का मतलब क्या, पानी का क्वथनांक अभी मैंने पढ़ा ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, पानी गर्म होकर के वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, कहने का तात्पर्य यही है, गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तुरंत वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रही है, धीरे धीरे पानी को गर्म करता है, तो जितना वो ऊष्मीय ऊर्जा ले रही है गर्म करने में, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए, है ना, जब तक भाप बनकर ना उड़े, यानी जब तक वाष्प ना बना ले, तब तक के लिए जितना भी ऊष्मीय ऊर्जा उसमें लग रही है उसी को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं आगे, देखिए और भी कुछ आपके सामने लिखी हुई है। पहले एक बार मैं, देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो इसको समझने से पहले मैं एक बात पहले समझ लूँ, है ना, एक चीज़ आपका और रह गया है। देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, है ना, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना
ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, समझिएगा ध्यान से कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, देखिए कोई भी ठोस पदार्थ हो, यदि वह हम उसको परिवर्तन कर रहे हैं दूसरे अवस्था में, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे उसे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, यदि कोई ठोस पदार्थ हो, ये डायरेक्टली क्या होती है, मैंने बर्फ़ का टुकड़ा पे एक उदाहरण लिया था कि बर्फ़ का टुकड़ा पहले ठोस अवस्था में होती है और वो फिर द्रव बनता है और फिर गैस बनता है ना, भाप बनता है। जल को यदि गर्म किया जाए तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, है ना, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो डायरेक्टली ठोस अवस्था से गैस अवस्था बन जाती है ना। तो जैसा मैंने कपूर का उदाहरण मैंने आपको कुछ देर पहले दिया कि कपूर ठोस अवस्था से डायरेक्टली क्या हो जाती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, डायरेक्टली ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना, है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को, अगर अमोनियम क्लोराइड की बात किया जाए तो ये सीधे क्या होती है, ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। उसी प्रकार कपूर भी हो जाती है इत्यादि, है ना। चलिए अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ। देखिए इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ठोस अवस्था, यहाँ लिखा हुआ है द्रव अवस्था और यहाँ लिखा हुआ है गैसीय अवस्था। देखिए मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जब ठोस अवस्था, है ना, में जब ऊष्मा की जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, वो ठोस से वो द्रव बन जाती है ना। तो वही यहाँ पे एरो से निर्देश किया जा रहा है कि ठोस पदार्थ को यदि ऊष्मा का प्रभाव पड़े तो वो द्रव अवस्था बन जाती है, और द्रव अवस्था में भी यदि ऊष्मा का प्रभाव पड़े तो वो गैसीय अवस्था बन जाती है ना। और गैसीय अवस्था को फिर देखिए ये फिर रिटर्निंग जा रहा है ठोस अवस्था की तरफ। यदि गैस को यदि शीतल किया जाए, यानी उसको ठंडा किया जाए, तो वो फिर क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। और द्रव्य को फिर से शीतल किया जाए, हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना जल को, वो फिर क्या होता है, ठोस बन जाता है, यानी बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है ना, यानी बर्फ़ में रूपांतरित हो जाता है वो। इसका मतलब कि ठोस में यदि ऊष्मा का प्रभाव पड़े तो वो द्रव में बदलता है, द्रव, और फिर वो द्रव में ऊष्मा का प्रभाव पड़े तो गैस बनता है, और गैस को फिर हम लोग शीतल कर दें, ठंडा कर दें तो द्रव बन जाता है, और द्रव को फिर ठंडा कर दें तो क्या हो जाती है, ठोस बन जाती है। बस ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आप बर्फ़ का टुकड़ा से उदाहरण देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे आपके सामने ये ऊर्ध्वापातन है, ये तो समझ ही चुके थे आप, है ना। यहाँ पे एक छोटी मोटी जानकारी आपको रखना है जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अब यहाँ पर C का मतलब होता है सेल्सियस और K का मतलब होता है केल्विन। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला पॉइंट है कि पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। जी हाँ, तो देखिए तापमान घटाने से और दाब के बढ़ाने से क्या होती है, गैस द्रव में बदल जाती है। यदि गैस को द्रव बनाना हो तो उसके तापमान में क्या करनी पड़ेगी, तापमान को घटाना होगा। जैसा कि मैंने ऊपर में भी पढ़ रहा था, देखिए यहाँ पे कि गैस को द्रव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, शीतल कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं तापमान में क्या करना पड़ रहा है, तापमान की कमी करनी पड़ रही है, यानी उसको शीतल करना पड़ रहा है, तब तो वो गैस से द्रव बन रहा है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि तापमान घटने से, है ना, जैसे ही हम लोग तापमान घटा देते हैं और दाब को बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होती है, गैस द्रव में बदल जाती है। ये तो बिल्कुल सच बात है, मैंने देखा भी स्ट्रक्चर में। चलिए और आगे कहता है कि ठोस, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो जब ये वायुमंडलीय दाब की माप एक वायुमंडलीय हो तो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उस पर क्या होगी, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अतः हम कह सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, है ना। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्रव में परिवर्तन हुए बिना,
है ना, द्रव अवस्था में आए बिना ये क्या हो जाती है, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। इसीलिए इसे ठोस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अतः पदार्थ की तीनों अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है ना। ये बिल्कुल सारी बातों से यह निष्कर्ष निकल करके यही आता है कि जो पदार्थ की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये दाब और तापमान के द्वारा तय होता है ना। चलिए, इतना तो हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आते हैं अगले। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए फिर से आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि निक्षेपण किसे कहते हैं, है ना। निक्षेपण किसे कहते हैं, तो देखिए कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना जब कोई गैस ठोस बन जाती है उसे ही निक्षेपण कहते हैं। देखिए कोई पदार्थ है वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वो क्या हो गया, ठोस बन गया। यानी कहने का मतलब है कि गैस से उसको द्रव बनना था, लेकिन द्रव बने और वो क्या बन गया, ठोस बन गया। यानी डायरेक्टली गैस से ठोस बन गया, उसे ही निक्षेपण कहते हैं। और एक बात और, यदि ठोस से डायरेक्टली क्या बन जाए, वो गैस बन जाए, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, है ना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, सीधे ठोस से क्या बन गया, गैस, और गैस से द्रव बने तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग निक्षेपण, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो निक्षेपण और ऊर्ध्वापातन समझ में आ गया। और एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं, संगलन। संगलन का मतलब क्या हुआ, संगलन का मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे संगलन कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठोस से द्रव बने संगलन कहलाता है, और ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, है ना। और आपका गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए, ठोस बन जाए, उसे कहते हैं हम लोग निक्षेपण। तो ये सारी बातें समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग और पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं जितना ओवरऑल हमने पढ़ा। कि कोई ठोस पदार्थ है यदि और वह द्रव्य बन रहा है ना, तो ठोस से द्रव्य बनना क्या कहलाता है, संगलन, है ना। ठोस पदार्थ यदि द्रव्य की अवस्था में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। और द्रव्य पदार्थ यदि गैस बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, कोई भी द्रव्य पदार्थ हो उसको यदि गैस में लाना हो तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे मैं एक बर्फ़ का उदाहरण लेता हूँ, यदि बर्फ़ ठोस है, यदि उसको जो कमरे का तापमान है उस पर यदि वो गलना शुरू होता है तो वो जल बन जाएगा, यानी द्रव्य अवस्था में आ जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संगलन। और फिर द्रव्य जो है सो आपका गैसीय अवस्था, यानी फिर जल को अगर आप गर्म करो तो धीरे धीरे वो वाष्पीकरण होकर के वो उड़ जाता है ना, वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तो यानी वो गैसीय अवस्था में आ गई, उसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, और गैस अवस्था से अगर वो ठोस अवस्था में आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण, है ना। गैस अवस्था से यदि ठोस अवस्था में वो आए उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। ये भी हम लोग पढ़ा। अब आइए और देखते हैं इसमें। और यदि देखिए यहाँ पे, और फिर से रिटर्निंग जा रहे हैं हम लोग, है ना। पहले मैंने ठोस से द्रव्य आया उसको संगलन कहते हैं, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदले उसको हम लोग कहते हैं संगलन, द्रव से गैसीय में बदले उसे कहते हैं वाष्पीकरण, और गैस से ठोस बदले उसको कहते हैं निक्षेपण। अब हम लोग रिटर्निंग फिर घूमते हैं, है ना। चलिए देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ गैस बन जाए, है ना, कोई ठोस पदार्थ गैस में रूपांतरित हो जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा भी था, है ना, इसका डिस्कशन भी किया था मैंने। और गैस पदार्थ से यदि द्रव बने उसे हम लोग कहते हैं लोग संघनन। और कोई द्रव ठोस बन जाए उसे क्या कहेंगे, जमना। यानी कि द्रव को ठोस बनाने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि द्रव को यानी जल को हम उसको अगर जमने दे दें तब तो वो ठोस बनेगा, तब तो वो बर्फ़ का टुकड़ा बनेगा, बर्फ़ में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा, कारण ये जनरली हम लोग, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था, आपको इसके बारे में बिल्कुल इसकी परिभाषा से भी समझाया था आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। निक्षेपण तो हम लोग समझ ही गए थे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न हैं दिए हुए कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। देखिए अगर हमको सेल्सियस से पहले तो जब भी सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा तो आपको केल्विन में दिया हुआ रहेगा तापमान, और उसको सेल्सियस में बदलना हो
तो जब भी केल्विन से सेल्सियस में बदलने की बात हो तो सीधा क्या करेंगे, उस केल्विन वाले मान में हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 273 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों? क्योंकि मैंने देखिए आपको ऊपर में एक चीज़ बताया होगा, यहाँ पे देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, चलिए तो बस बिल्कुल आसान है ये हल करना। देखिए करना सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे आपके सामने 300 केल्विन लिखा हुआ है, तो 300 केल्विन को क्या करेंगे 300 में से, और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। बस इसमें आपको क्या करना, 273 घटा देना है, तो आपका आ जाएगा कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है 573 केल्विन, इसको 573 को 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 573 में 273 घटाएंगे तो आएगा 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। बस सीधा है, जितना केल्विन दिया हुआ है उसमें क्या करना, माइनस करना है 273, तो आपका सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि कोई भी द्रव को, है ना, यदि उसके गैस में रूपांतरित किया जाए, ठीक है ना, द्रव को गैस में रूपांतरित किया जाए तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले उसको तापमान पहुंचेगा, तभी वो क्या होगा, वाष्प बन करके धीरे धीरे उड़ना शुरू होगा, यानी कि वो गैस में बदलना शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न दे रखा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर तापमान, है ना, 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिए कि क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग ने जाना भी पहले, हम लोग ने पढ़ा भी पहले कि जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, भौतिक अवस्था गैसीय होगा, है ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, वो धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू हो जाता है ना। तो 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पे तो समझ लीजिए वो बिल्कुल 100% वो क्या होंगे, गैसीय अवस्था में रहेंगे। और दूसरा आपके सामने है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होती है, वाष्प बनना शुरू ही होता है ना। तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 100% तो हम लोग नहीं कह सकते कि बिल्कुल गैसीय अवस्था में रहेगी, लेकिन हाँ कुछ गैसीय भी रहेगी और कुछ क्या रहेगी, वो द्रव अवस्था में भी रहेगी। पूर्ण रूप से वो गैस नहीं बन रहा होगा उस समय, ठीक है, वो धीरे धीरे उस समय स्टार्टिंग ही होती है। तो हम लोग उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होंगी, द्रव्य और गैसीय दोनों अवस्था में हो सकता है ना, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टार्टिंग तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ही ना वाष्प बनना, तो उस समय तो पूरी की पूरी जल गैसीय अवस्था में तो बन नहीं जाएगी, वो कुछ द्रव भी रहेगा और कुछ गैस भी रहेगा। चलिए तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखिए जब कोई पदार्थ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई भी पदार्थ यदि ठोस से वो द्रव बन रहा है या तो द्रव से वो गैस बन रहा है ना, तो उस वक्त उसका जो तापमान होता है वो स्थिर क्यों रहता है, उसके बारे में यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए कहता है कि जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है ना, जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके गलनांक पर पहुँचने के बाद तापमान नहीं बदलता है ना। जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, मान लीजिए जब पानी को गर्म किया जाए, ठीक है, हालांकि यहाँ पे ठोस की बात किया जा रहा है, तो ठोस के लिए हम लोग एक बर्फ़ का टुकड़ा पे ही उदाहरण समझते हैं। तो बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है ना, वो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, यदि हम ठोस को गर्म करते हैं, यदि बर्फ़ को गलाया जाए, है ना, उसके ऊपर अगर हम तापमान दें तो क्या होगी, वो जल में तुरंत कन्वर्ट नहीं होता है ना, जल में परिवर्तन नहीं होता बिल्कुल। वो जब तक पूरी तरीके से गल ना जाए तब तक वो क्या होंगे, उसकी जो तापमान होगी वो बिल्कुल सामान्य रहेगी, है ना, तापमान नहीं बदलेगा, उसका जो तापमान है वही रहेगा। और जब तक संपूर्ण रूप से पदार्थ पिघल नहीं जाता है तब तक उसमें तापमान क्या होंगी, वो बिल्कुल सामान्य ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या करता है, कम कर देता है। उसके जो आकर्षण बल होते हैं ना, मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि पदार्थ के अंदर क्या होती है, आकर्षण बल होता है, उसके जो कण होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती है, आकर्षित की हुई रहती है, अपने पास पास रखी हुई होती है। तो जब ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव बन रहा है तो समझ जाइए कि उसके जो कण हैं वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, है ना, उसकी जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तब तो वो ठोस से क्या बन रही है, जल बन रही है ना, पिघल कर, यानी द्रव अवस्था में बदल रही है।
तो वही कहा जा रहा है, क्योंकि दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों को क्या करती है, कणों के बीच आकर्षण बल को कम करता है और कम करके पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव, है ना, यानी कि उसकी जो अवस्था होती है वो बदलने में उपयोग होता है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ये भी हमने जाना, पहले ही पढ़ लिया था। और यही कारण है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्या होती है, स्थिर रहता है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण और दे दूं। जैसे मान लीजिए पानी आप गर्म कर रहे हो, है ना, वो द्रव अवस्था में है और द्रव से हम गैस में परिवर्तन करते हैं मान लीजिए। तो जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो जैसे ही हम लोग उस पर तापमान देते हैं तो वो तुरंत वाष्प नहीं बनता है, वो कुछ टाइम लेता है। यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जब तक पानी गर्म ना हो जाए तब तक क्या होगा, वो गैस में रूपांतरित नहीं होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है, उसकी जो तापमान होती है वो बिल्कुल उसकी तापमान उतनी ही रहती है, बदलती नहीं है। वो तापमान तब बदलेगी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस कर जाए, है ना। चलिए, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होंगे, वो बिल्कुल गैस बन जाएंगे, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि जब तक कोई भी पदार्थ अगर वो जैसे ठोस हो, ठोस से द्रव में ना बन जाए बिल्कुल संपूर्ण रूप से, तब तक उसके ऊपर तापमान का प्रभाव माना क्या होगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला आपके सामने प्रश्न है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए, है ना। यानी वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए क्या करना है, कोई हमको एक विधि सुलझाना है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि तापमान कम करने पर और दाब बढ़ाने पर वायुमंडलीय गैस के कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, है ना। जब तापमान को कम कर दिया जाए और दाब को बढ़ा दिया जाए तब क्या होंगे, तब उसके जो गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाती है, नज़दीक आ जाती है। और इसमें क्या होती है, आकर्षण बल बढ़ जाता है ना। जब उसके कण पास पास आ जाए तो आकर्षण बल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और बढ़ने के कारण गैसीय अवस्था से वो क्या होंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएगी, है ना। पिछला पाठ में भी मैंने पढ़ा था ऐसा कि ठोस अवस्था की जो कण होती है बिल्कुल पास पास होती है, इसीलिए उसकी आकर्षण बल क्या होती है, मजबूत होती है। और द्रव अवस्था में कम होती है और गैसीय अवस्था में तो बिल्कुल नगण्य होती है आकर्षण बल, है ना। क्योंकि इसीलिए तो गैस क्या होती है, बिल्कुल हमेशा वो क्या हो, फैली हुई होती है। इधर उधर गैस को देखे होंगे आप, इधर उधर उड़ते रहता है ना, वो पास पास उसके कण होते ही नहीं हैं। जल के कुछ कम हो रहते हैं और ठोस के तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रहते हैं, इसीलिए तो वो बिल्कुल ठोस अवस्था में रहती है। उसके कण जो है सो एक दूसरे के परस्पर बंधे हुए होते हैं, पास पास होते हैं, नज़दीक, इसलिए उसके आकर्षण बल बिल्कुल मजबूत होती है, तब तो वो ठोस कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तीसरा पार्ट समाप्त होता है। हम फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग और भी आगे का कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके बाद का 1 या 2 वीडियो और आएंगे। तो ये आपका पहला अध्याय जो आपका है हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। पिछले पार्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो बिल्कुल उसको पहले आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकेगा। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।